Next, we are doing reassessment under section 147 of income escape. तो कई बार होता है कि आपकी इनकम एस्केप हो जाती है, उसकी दोबारा से रीअसेसमेंट होती है। तो वो देखते हैं कि पहले कौन कौन से केसेज में आपकी इनकम की दोबारा रीअसेसमेंट हो सकती है। तो फर्स्ट केस पे है कि रिटर्न ऑफ इनकम नॉट फाइल्ड बाय एसएससी। एसएससी को लगता है कि इसकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से भी कम है, वो टैक्सेबल नहीं है, उसने रिटर्न फाइल नहीं की और उसको हमने असेसिंग ऑफिसर ने कोई नोटिस इशू नहीं किया अंडर सेक्शन 142(1) के अंदर, एंड नो असेसमेंट, और उसकी कोई असेसमेंट भी नहीं हुई, क्योंकि रिटर्न भी नहीं फाइल की, ना नोटिस इशू किया। जब नोटिस इशू नहीं किया तो भी उसने रिटर्न फाइल नहीं की, तो उसका मतलब है कि इसकी कोई असेसमेंट नहीं हुई अब तक। नंबर वन, समरी असेसमेंट नहीं हुई, रेगुलर असेसमेंट नहीं हुई, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी नहीं हुई। बट अब असेसिंग ऑफिसर को किसी सोर्स से पता लगता है कि जो उसकी टोटल इनकम है इस पर्सन की, ये बेसिक एग्जम्पशन से ज़्यादा बनती है, तो उसकी फिर हम क्या करते हैं, उसको कहते हैं उसकी असेसमेंट होती है और उसका नाम है रीअसेसमेंट। इसका मतलब है रीअसेसमेंट कब अप्लाई होती है, जब आपकी ना तो हुई है समरी असेसमेंट, ना ही रेगुलर असेसमेंट, ना ही बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। उसके अलावा जो दूसरी असेसमेंट है उसका नाम रीअसेसमेंट है। तो ये है अंडर सेक्शन 147 के अंदर। ये भी देखेंगे कि ये किस तरीके से होती है, इसका प्रोसीजर भी मैं आपको बताता हूँ ब्रीफली। अच्छा, सेकंड है, ये हम कह रहे हैं कि कौन कौन से केसेस हैं जब रीअसेसमेंट होगी। पहला, जब उसने रिटर्न फाइल नहीं की, कोई नोटिस इशू नहीं हुआ, कोई असेसमेंट नहीं हुई, पर उसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन से ज़्यादा बनती है। सेकंड, रिटर्न ऑफ इनकम असेसी ने फाइल कर दी, एंड बट असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट नहीं की अंडर सेक्शन 143(1) के अंदर, बट समरी असेसमेंट भी नहीं फाइल, रेगुलर असेसमेंट भी नहीं की 43(3) के अंदर, 144 बेस्ट जजमेंट भी नहीं की। असेसिंग ऑफिसर में भी हैज फॉरगॉटन, रिकरिंग चली गई, ठीक है आपके उसमें, बट इनकम भी अंदर रखेगी। बट बाद में असेसिंग ऑफिसर को पता लगता है कि ये जो रिटर्न फाइल हुई थी इसकी इनकम तो कम है, ठीक है, या उसने लॉस ज़्यादा क्लेम कर रखा है, या कोई ज़्यादा डिडक्शन क्लेम कर रखी है, या रिलीफ ज़्यादा क्लेम कर रखा है उस असेसी ने, तो फिर हम उसकी करते हैं रीअसेसमेंट। क्योंकि ये तो सारा टाइम निकल लिया, अब ना हमने उसकी समरी असेसमेंट करी, ये होता है कि उसी असेसमेंट ईयर में आप कर दो, फिर ये होता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकते हो आप, उन सबका टाइम निकल लिया, पर फिर पता लगता है यार उसकी इनकम तो ज़्यादा है, या उसने लॉस ज़्यादा क्लेम कर लिया रिटर्न में, बाद में स्क्रूटनी में पता लगता है, तो हम उसको कर सकते हैं रीअसेस अंडर सेक्शन 147 में। उसका टाइम भी देखेंगे कितने टाइम में रीअसेसमेंट हो सकती है। ठीक है, पहला केस था रिटर्न फाइल नहीं करी, दूसरा था रिटर्न फाइल कर गई बट फिर भी इनकम उसकी कुछ ज़्यादा बनती है। नंबर थर्ड पे असेस, रिटर्न फाइल कर गई एसएससी ने, उसकी असेसमेंट भी कर दी हमने 143(1) में, या 3 में, या 4 में, 144 में, तीनों में से कोई भी कर लिया आपने। बस तो बाद में फिर पता लगता है असेसिंग ऑफिसर को उसकी इनकम एस्केप हो गई है, और इनकम पे टैक्स हमने लो रेट लगा दिया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कैजुअल इनकम पे टैक्स 30% लगना था, हमने लगा दिया 10%। और इनकम एस्केप जो है उसको फिर हम रीअसेस करेंगे, हम जो उसकी रह गई है, तो वो भी रीअसेसमेंट हो सकती है। आफ्टर असेसमेंट हैज बीन डन समरी, रेगुलर और बेस्ट जजमेंट, उसके बाद भी रीअसेसमेंट हो सकती है। तो इसको हम ये भी कहते हैं, जब असेसमेंट के बाद पता लगता है कि इनकम एस्केप हो गया, उसका नाम है रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट, क्योंकि आपको कहा जाएगी रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट, क्योंकि इसमें तो असेसमेंट आपकी जो थी हुई नहीं दोनों में, तो उसको तो रीओपन नहीं कह सकते। इसमें हम कह रहे हैं कि रीओपनिंग हो रही है असेसमेंट की। तीन केस हमने देखे। चौथा केस, ए पर्सन हैज एनी एसेट और फाइनेंशियल एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। पर्सन ने रिटर्न फाइल कर दी, पर उसमें उसने शो नहीं की कि उसकी कोई एसेट है, फाइनेंशियल एसेट होती है, कोई शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं किसी कंपनी के, और विच इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, वो उसने शो नहीं की, तो उस केस में भी उसकी रीअसेसमेंट हो सकती है। और असेसी हैज नॉट फर्निश्ड रिपोर्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग अंडर सेक्शन 92(e). ये क्या है, यदि असेसी की कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रही है और उसकी हमें ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है कि जो प्राइस आपने चार्ज किया वो ठीक है अंडर सेक्शन 92(e) में, और वो रिपोर्ट आपने सबमिट नहीं की, तो आपकी रीअसेसमेंट हो सकती है अंडर सेक्शन 147 में। और वेयर यू डीम द स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे कंडक्टेड
और इंफॉर्मेशन कलेक्टेड अंडर सेक्शन 133C। इसको हम कहते हैं ना रेग पड़ गई एसएससी के ऊपर, उस रेग में आपकी कुछ इनकम पता लगती है, हमें सर्वे हो गया आपका, रेग पड़ गई, आपका पता लग गया, वहां से जो इन्फॉर्मेशन मिली इनके सेक्शन 133C में कि कुछ इनकम रह गई है आपकी जो आपने रिटर्न में शो नहीं की थी, वो एस्केप हो गई है, उसको कहते हैं डीम्ड स्टेटमेंट ऑन द बेसिस सर्वे। तो उसकी भी रीअसेसमेंट हो सकती है। अब देखते हैं रीअसेसमेंट का प्रोसीजर क्या है, पहले फैसला करने से पहले देखते हैं रीअसेसमेंट का प्रोसीजर क्या है। तो आपको रीअसेसमेंट करनी है सेक्शन 147 में। तो सबसे पहले आपको सेक्शन 148 में हमें एक नोटिस इशू करना पड़ता है विद रीजंस। तो notice can be issued after time limit of notice under section 143(2) has expired। देखा कि जब एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है, ठीक है, तो हम उसको नोटिस भेजते हैं कि आपने एविडेंस प्रोवाइड करना है। तो उसका जब टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तब उसके बाद आप नोटिस इशू कर सकते हैं अंडर 148 में। ठीक है, यदि आपने नोटिस इशू नहीं किया है 148 में, या नोटिस आपका इनवैलिड है, लेट हो गया है, टाइम पीरियड निकल गया है उसका, तो फिर जो रीअसेसमेंट यदि आप करते हैं अंडर सेक्शन 147 में, वो इलीगल और वॉइड मानी जाएगी। इट मीन्स रीअसेसमेंट नॉट पॉसिबल। तो नोटिस इशू करना जरूरी है विद रीजन के साथ। अब नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ नोटिस कि आपने रीअसेसमेंट करनी है 147 में, इसकी 3 टाइम है, अप टू 4 ईयर्स तक इशू कर सकता है असेसिंग ऑफिसर नोटिस फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। जो भी जिस असेसमेंट ईयर पे आपने रीअसेसमेंट करनी है, तो उसके खत्म होने के बाद 4 साल तक। तो वो किस केस में? एसएससी ने फाइल कर दी है रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) में, अपने आप फाइल कर दी, या फिर उसने जब नोटिस इशू किया था हमने उसको 142(1) में, उसके बेस पे फाइल कर दी है, और 148 में आपकी नोटिस, इस नोटिस के बेस पर आपने फाइल कर दी है। एंड एसएससी है डिस्क्लोज ऑल फैक्ट्स, और एसएससी ने सारे फैक्ट्स जो भी मटेरियल थे डिस्क्लोज कर दिए हैं, इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज कर दी है। बट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3) में। जब आपकी असेसमेंट होने की 143(3) में, वो बच गई है, एस्केप हो गई है। और जो 147 में आपने रीअसेसमेंट करी थी कोई, वो भी एस्केप हो गई है बाय मिस्टेक ऑफ असेसिंग ऑफिसर। पर जो गलती है वो असेसिंग ऑफिसर की होनी चाहिए। एसएससी ने सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज कर दिए थे, फिर भी असेसिंग ऑफिसर उस इनकम को टैक्स नहीं कर पाया, वो मिस्टेक हो गई है। तो उस केस में फिर वो री ऑफिसर जो है वो रीअसेसमेंट कर सकता है 4 साल तक, आपकी रीओपन हो सकती है असेसमेंट, या रीअसेसमेंट हो सकती है। अच्छा, यही टाइम आपका है, यदि 6 ईयर तक का बन जाता है। यदि आपकी एस्केप इनकम है कम से कम 1 लाख रुपए, और असेसमेंट इज मेड ऑन एजेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट, या कोई नॉन रेजिडेंट है, इसका कोई एजेंट है इंडिया में, उसकी असेसमेंट आप करना चाहते हो, और उसकी कोई इनकम एस्केप हो गई है, तो वो हम रीअसेस कर सकते हैं अप टू 6 ईयर तक। राइट, तो कम से कम एस्केप इनकम आपकी 1 लाख होनी चाहिए, तो 6 साल का टाइम मिल जाएगा आपको। अदरवाइज आपको मिलेगा 16 ईयर का टाइम, यदि आपकी इनकम एस्केप हो गई है असेसमेंट से इन रिलेशन टू एनी एसेट और फाइनेंशियल इंटरेस्ट, या कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट था इन एन एंटिटी में लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। देखिए, आपकी कोई एसेट आउटसाइड इंडिया है, वो आपने डिस्क्लोज नहीं करी रिटर्न में, या आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है, शेयर या डिबेंचर्स हैं किसी कंपनी के फॉरेन एंटिटी में लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, वो आपने डिस्क्लोज नहीं किए, उससे जो इनकम एस्केप होगी उसकी रीअसेसमेंट आपकी 16 साल तक हो सकती है। ये हमारा है टाइम पीरियड। नेक्स्ट देखते हैं केस लॉ जब इसके ऊपर। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है जो procedure for section 147. Section 150, no time limit for reassessment of orders issued under section 250, 254, 268, 262, 263, 264। तो ये ऑर्डर्स होते हैं, जैसे जब आप अपील करते हैं, तो आपने पहली अपील की कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को, उसने ऑर्डर पास कर दिया, तो उसके अगेंस्ट जब आपने रीअसेसमेंट करनी है तो उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। ऐसे 254 में होता है ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर पास किया है जब आपने उसको अपील की थी। 268 में होते हैं हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है उसके आप रीअसेसमेंट कर सकते हैं। 262 है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है। तो कई बार होता है ऑर्डर पास हो गया है, आपकी असेसमेंट कंप्लीट हो गई है, उसके बाद भी रीअसेसमेंट हो सकती है और उसकी कोई टाइम लिमिट भी नहीं है।
263 में क्या रिवीजन कर दिया है आईटीओ ने, अपना जो असेसमेंट वगैरह था उसको रिवाइज कर दिया है। 264 में क्या है कि असेसिंग ये खुद अपना जो वगैरह था उसको रिवाइज करवाया है। तो उन केस में रीअसेसमेंट हो सकती है और उसकी कोई टाइम लिमिट भी नहीं है इशू करने में। तो सेक्शन 150 बनाते हैं कि जब आप नोटिस इशू करके असेसिंग ऑफिसर विदिन 4 ईयर्स में या आफ्टर 4 ईयर में उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है इसको। तो आपको 4 ईयर वाले नोटिस में आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की। लेकिन 4 साल के बाद आप नोटिस इशू करते हैं जिसकी रीअसेसमेंट करनी है, तो उसमें हमें अप्रूवल चाहिए प्रिंसिपल, चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की। सेक्शन 152 कहते हैं अब जो एस्केप इनकम थी आपकी, जो आपको पता लगती है जिसकी रीअसेसमेंट कर रहे हैं, उस पर टैक्स रेट कौन सा लगेगा? टैक्स रेट आपका वही लगेगा जो उस साल में लगना था जिस साल की इनकम एस्केप हो गई है। इट मीन सेम टैक्स रेट शैल बी अप्लाइड ऑन एस्केप इनकम। अब देखते हैं इसमें केस लॉज कौन कौन से। देयर आर सो मेनी केस लॉज हैं ऑन रीअसेसमेंट के ऊपर। तो पहले हम कर रहे हैं CIT वर्सेस अबाग फिशरी 2012। उसमें डिसाइड हुआ था कैन रीअसेसमेंट डन बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3). 143(3) में रेगुलर असेसमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुई है, आपने इस तरह का नोटिस इशू कर रखा है एसएससी को 143(2) में, तो क्या उससे पहले हम 147 में भी रीअसेसमेंट कर सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। पहले इसको कंप्लीट करो आप, उसके बाद देखें कोई इनकम एस्केप होती है कभी रीअसेसमेंट होती है। तो जब एक ही बार असेसमेंट नहीं हुई तो स्टेटमेंट ऑफ इनकम का तो क्वेश्चन राइज ही नहीं होता है। तो इसका मतलब है 143(3) में यदि आपकी असेसमेंट चल रही है, पेंडिंग है, उससे पहले रीअसेसमेंट नहीं होगी आपकी। मैनेजर केस लॉ इंडियन ह्यूमन फाइव कंपनी लिमिटेड वर्सेस ACIT 2012। एसएससी ने क्लेम कर लिया एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC में। EC में आपको मिलती है एग्जम्पशन जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बॉन्ड्स में विद इन 6 मंथ्स, राइट। बट आपने रिटर्न ऑफ इनकम में उसकी डेट मेंशन नहीं की, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड नो स्पेसिफाइड। और असेसमेंट होगी मे बी आपकी 143(1) के अंदर समरी असेसमेंट हो गई या रेगुलर असेसमेंट हो गई या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी कंप्लीट हो गई। अब बाद में आपको पता लगता है कि ये डेट जो थी, जो डेट आपने मेंशन नहीं की है, इट मे बी आफ्टर 6 मंथ्स। तो यदि आफ्टर 6 मंथ है तो फिर आपको एग्जम्पशन नहीं मिलनी की, तो आपकी इनकम ज़्यादा बननी थी। इसका मतलब है कि आपकी इनकम एस्केप हो गई है, तो क्या उसकी रीअसेसमेंट हो सकती है? यस, रीअसेसमेंट कैन बी डन अंडर सेक्शन 147। और रूल वही है 4 साल या फिर आपका है 6 साल के अंदर अंदर, क्योंकि 16 साल की लिमिट को जब फॉरेन की कोई इनकम एस्केप होती है उसके लिए है। और 6 साल भी कब होता है? जब 1 लाख की कंपनी में इनकम एस्केप होनी चाहिए। तो एनेचर केस है हेमंत ट्रेडर्स वर्सेस ITO 2015। अब आपका केवल रेड पड़ जाती है एसएससी के ऊपर, उसको कहते हैं सर्वे हो गया। सर्वे कंडक्टेड अंडर सेक्शन 133A बट नथिंग फाउंड अबाउट एस्केपिंग ऑफ इनकम। पर वहाँ से कोई भी एविडेंस नहीं मिला असेसिंग ऑफिसर को कि कोई इनकम आपकी एस्केप हुई है, कोई मटेरियल नहीं मिला उसको, कोई बुक्स नहीं मिली, नथिंग फाउंड। तो क्या अब रीअसेसमेंट हो सकती है? जब आपको कोई इनकम स्टेटमेंट का कोई एविडेंस ही नहीं मिला, इट मीन्स रीअसेसमेंट नोटिस कैन नॉट बी इशूड। तो उस केस में फिर आप रीअसेसमेंट का नोटिस इशू नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 148 में, एंड रीअसेसमेंट कैन नॉट बी डन अंडर सेक्शन 147 में। तो रीअसेसमेंट होती कब है? जब कोई इनकम एस्केप हो रही है आपकी, सर्वे किया फिर भी स्टेटमेंट नहीं है, तो उस केस में रीअसेसमेंट नहीं होगा। तो PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में।